जुपिटर नोटबुक में वही मशीन लर्निंग मॉडल बना के आपने एक्यूरेसी 90% के ऊपर पहुंचा दी और आपने सोचा कि इससे आपकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कंपनीज को जुपिटर नोटबुक नहीं देखना, उन्हें प्रोडक्शन रेडी मशीन लर्निंग सिस्टम चाहिए, और ऐसे ही प्रोजेक्ट की हेल्प से आपको कॉल आता है। और आज की इस वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट जो प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट है कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, प्लस ये गिटहब रेपो में आपको दिख जाएगा कि किस टाइप का हम सिस्टम बनाने वाले हैं। सब कुछ एंड टू एंड हम क्रिएट करने वाले हैं। कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच टिल वेब एप्लीकेशन। पाइथन यूज करेंगे, सीक्वल यूज करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए ही मॉडल सेव करेंगे, इन्फ्रेंसिंग करेंगे, प्लस उसको स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन में यूज करेंगे। जुपिटर नोटबुक में आप मशीन लर्निंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जब एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है जिससे कि आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल आएगा, ऐसे प्रोजेक्ट हमेशा कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ही होने चाहिए। कंपनीज को लगना चाहिए कि आपको मशीन लर्निंग पे एक्चुअल वर्क करने आता है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी पाइपलाइन नहीं है, आपने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, कोई फोल्डर का स्ट्रक्चर नहीं है, डिप्लॉयमेंट नहीं है, कहीं वो यूज़ नहीं हो रहा मॉडल, तो वहीं पे आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है और आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल नहीं आते। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है वेंडर इनवॉइस इंटेलिजेंस सिस्टम। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे फ्राइट कॉस्ट को। तो जो भी वेंडर रहेगा वो किस क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, क्या उसका अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्राइट कॉस्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। एंड इनवॉइस रिस्क फ्लैगिंग, जो भी इनवॉइस जनरेट कर रहा है वेंडर, क्या उसको मैनुअल अप्रूवल की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो एग्जैक्टली यही प्रोजेक्ट का बिजनेस प्रॉब्लम है। इसी टाइप का हम एक इंटेलिजेंस सिस्टम बना के कंपनी को देने वाले हैं। ओके, तो बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? इनवॉइस कॉस्ट लीकेज एंड ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट करना है। ओके, डेटा सोर्स सेम जो एसक्यूएलआई डेटाबेस था हमारा inventory.db करके है। तो इसमें हमें वेंडर इनवॉइस की टेबल मिल जाएगी, परचेज की टेबल मिल जाएगी, परचेज प्राइसेस की टेबल मिल जाएगी और इन्वेंट्री टेबल्स मिल जाती है। सेल्स टेबल को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, प्लस उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सिस्टम क्रैश होने वाली, सिस्टम हैंग होने वाली प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने डीबी से उसको डिलीट कर दिया है। अब ये डीबी काफ़ी कम साइज़ का हो गया है, तो आप इसको इस प्रोजेक्ट के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो जो भी डेटा बेस रहेगा, डेटा सोर्स रहेगा, उस पर हम फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे। डेटा एनालिसिस ईडीए हमने ऑलरेडी कर रखा है, थोड़ा बहुत ईडीए करेंगे, ज़्यादा नहीं। कॉस्ट पैटर्न को समझने की ट्राई करेंगे, रिस्क बिहेवियर को देखेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे कि क्या जो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं क्या उसका सिग्निफिकेंस है सच में या फिर नहीं। अब ये जो टर्म्स हैं टी टेस्ट, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में बता रखा है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा टी टेस्ट क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। तो आफ्टर ईडी एंड द एनालिसिस विल गो फॉर द मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम रिग्रेशन मॉडल भी फिट करेंगे प्लस क्लासिफिकेशन मॉडल भी फिट करेंगे। देन उसको इवेलुएट करेंगे, जैसे RMSE हो गया या फिर R स्क्वायर, इन सब मैट्रिक्स का यूज़ करके क्लासिफिकेशन के लिए प्रिसीजन रिकॉल का यूज़ करेंगे। एंड देन मॉडल डिप्लॉय करेंगे, मॉडल को सेव करेंगे एज अ .pickle फाइल और उसको यूज़ करेंगे स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन में, जो कि बिजनेस यूज़र या फिर रियल टाइम इंसाइट या फिर अलर्ट के लिए यूज़ होगा। तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसी तरीके से कंपनी में भी प्रोजेक्ट बनते हैं। अभी डिप्लॉयमेंट में थोड़ा हाई लेवल का डिप्लॉयमेंट आ सकता है कि जैसे आपने फास्ट API क्रिएट कर लिया, जो भी आपने मॉडल सेव किया है उसके लिए आपने फास्ट API क्रिएट किया है, या फिर आपने उसको क्लाउड में डिप्लॉय कर दिया। अभी क्लाउड में डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे मॉडल डिप्लॉयमेंट पे रखा है। बट किस तरीके से इन सब चीज़ों को आप स्ट्रक्चर्ड वे में इंप्लीमेंट करोगे ये इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट नोटबुक में नहीं बनाते हो कंपनी में, एक कंप्लीट फोल्डर्स में रहता है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है और फिर उसको कॉल करना पड़ता है। ट्रेनिंग पाइपलाइन आपकी वीकली चलती है, रीट्रेनिंग चलती है, मॉडल की परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करते हो कि मॉडल की परफॉर्मेंस डिक्रीज तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी में आ जाती है और इन्हीं पे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि आपने नोटबुक में क्या किया है। So without wasting any time, let's start the project. And this is the application that we are going to create, Vendor Invoice Intelligence Portal. तो मैंने यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक में फोल्डर क्रिएट किया है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करके, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेटाबेस स्टोर करके रखा है inventory.db। अभी हम यहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा डेटा रहेगा। सो डेटा करके मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है एंड देन हम यहाँ पे इसको उठाएंगे और यहाँ पे मूव कर देंगे। तो जब भी हम कंपनी में मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं एक नोटबुक फाइल से, मतलब सिंपली जैसे हम नॉर्मल एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई डेटा लेते हैं उस पर ML मॉडल अप्लाई करते हैं, EDA करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, वही चीज़ हम नोटबुक में करते हैं। और फिर जो जो प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है और जिससे हमें सही रिजल्ट मिलते हैं उसको फिर हम फोल्डर स्ट्रक्चर में स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करती हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम रहेगा नोटबुक्स। तो ये सपोर्टिंग नोटबुक्स रहेंगी। ओके, तो ये आ गया हमारा नोटबुक्स का फोल्डर। अभी यहाँ पे हमें क्रिएट करेंगे नोटबुक।
सबसे पहले हम जो फर्स्ट हमारा रिग्रेशन मॉडल था प्रिडिक्टिंग फ्राइट कॉस्ट, उसको हम अप्लाई करेंगे। सो इसका नाम हम रखते हैं प्रिडिक्टिंग फ्राइट कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ जो हमारी हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडाज SPD SQLite 3। यहाँ पे हम फाइल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं SQLite 3। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप यही डेटाबेस यूज़ करें, आप चाहो तो SQLite 3 से DB को कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी टेबल्स हैं उसको CSV में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसी CSV को अगर आपके पास MySQL हो या फिर SQL सर्वर हो, उनमें आप वापस से स्टोर कर सकते हो डिफरेंट टेबल्स बना के, और फिर वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो पाइथन को। तो ये चीज़ आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये सिंपली क्योंकि बहुत लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो SQLite 3 ऐसी चीज़ है जो सिंपली कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं SQLite 3 यूज़ करती हूँ। तो अभी के लिए हम इतने मॉडल्स इंपोर्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी लिख देती हूँ जो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं फ्राइट कॉस्ट का। फ्राइट कॉस्ट क्या होता है, अगर कोई वेंडर है कुछ भी परचेज़ कर रहा है कहीं से, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लगता है, जैसे कि आप डिलीवरी फ़ी मान लो एक तरीके का, तो जो वो पैसा होता है वही होता है फ्राइट कॉस्ट। तो उसी को हमें प्रिडिक्ट करना है कि कितना क्वांटिटी वेंडर ले रहा है, कितना उसका अमाउंट वो पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितना फ्राइट कॉस्ट हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक हम ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं मशीन लर्निंग की हेल्प से। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिडिक्टिंग फ्राइट कॉस्ट फॉर अ वेंडर इनवॉइस यूजिंग क्वांटिटी एंड डॉलर्स टू इम्प्रूव कॉस्ट फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड वेंडर नेगोशिएशन। फ्राइट इज़ अ नॉन ट्रिवियल कंपोनेंट ऑफ लैंडेड कॉस्ट। ओके, सो फ्राइट कॉस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं हम, जो मार्जिन है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं। ओके, बजटिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम फ्राइट कॉस्ट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दें कि इतना अमाउंट हो सकता है, तो वेंडर के साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि वो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे SQLite 3 डॉट कनेक्ट। तो मैंने यहाँ पे अपने DB का जो एक्चुअल पाथ है मेरे सिस्टम पे वो मैंने पास कर दिया है। सो कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद हम टेबल्स, जितने भी टेबल्स हैं उनको पहले फेच करते हैं, नेम ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे हम पांडास का यूज़ करेंगे। पांडास में फंक्शन होता है रीड SQL क्वेरी। सिंपली आपको कनेक्शन बनाना है। अब ये डेटाबेस जैसे कि मैंने बताया कोई भी हो सकता है, रीड SQL क्वेरी तो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी डेटाबेस के साथ। ओके, सो यहाँ पे कनेक्शन हम पास कर देंगे। देन हम सेलेक्ट करेंगे नेम फ्रॉम SQLite master where type equals to table। तो यहाँ पे मेरे जितने भी टेबल्स हैं मेरे डेटाबेस में वो आ गए। तो 5 टेबल्स हैं मेरे डेटाबेस में, परचेजेस, परचेज प्राइसेस, वेंडर इनवॉइस, बिगिन इन्वेंट्री एंड देन एन इन्वेंट्री। अब अगर हमें 1 बाय 1 इनके डेटा को देखना है तो हम सिंपली फॉर टेबल इन टेबल्स करेंगे कि किस टाइप का डेटा है। जैसे कि हम df.head करते हैं, सेम वही चीज़ करेंगे। तो अभी डेटाबेस में डेटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम प्रिंट कर लेते हैं कि हमारा टेबल नेम क्या है। सो सपोज टेबल नेम इज़, जो हमारा आइटरेटर वैल्यू है टेबल, एंड फिर हम एक डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे pd.read SQL क्वेरी, और यहाँ लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अभी ये टेबल क्या रहेगा हमारा, फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल पास करेंगे। ये जो वेरिएबल है यहाँ पे हम पास करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। ओके, लिमिट लगा देते हैं 5 की, लिमिट 5, ताकि हमें सिर्फ 5 रोज़ ही प्रिंट हो। कॉलम पास नहीं किया था, सो नेम अभी आ गया। टेबल नेम, परचेजेस, परचेज प्राइस, वेंडर इनवॉइस, बिगिन इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री। अगर आपने मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट देखा है जो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर है, वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसमें मैंने हर एक टेबल को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है कि परचेजेस में क्या है। तो मैं जस्ट एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। परचेजेस में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेंट्री ID दे रहा है, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, स्टोर नंबर है, ओके, कितना साइज़ का ऑर्डर क्या है, वेंडर नंबर क्या है, ओके, वेंडर नेम, वेंडर नंबर यूनिक आइडेंटिफायर है वेंडर नेम का ही, PO नंबर है, ओके, परचेज ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर डेट है, देन रिसीविंग डेट, इनवॉइस डेट, कब इनवॉइस जनरेट किया था वेंडर ने, पे कब किया था, परचेज प्राइस कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, डॉलर्स कितना मतलब अमाउंट था, एंड देन क्लासिफिकेशन ये कुछ और है बट इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। देन परचेज प्राइसेस में यहाँ पे क्या चीज़ें परचेज़ हुई, कितना परचेज़ हुआ, कौन सा वेंडर परचेज़ किया, ओके, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
एंड देन वेंडर इन्वॉइस है, कौन से वेंडर ने किस दिन इन्वॉइस जनरेट किया, कब पे किया, ये सारी चीज़ें. फ्राइड. अब ये जो अप्रूवल है यहाँ पे नन है, इसी को हमें फिल आउट करना है. ओके जो क्लासिफिकेशन वाला रहेगा वो उसमें. एंड देन बिगिन इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना इन्वेंट्री था, क्या इन्वेंट्री था, एंड एंड ऑफ द ईयर क्या था. तो अभी जो हमारा मेन टेबल है इसमें फ्राइट कॉस्ट प्रिडिक्शन में, वो है वेंडर इन्वॉइस का, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्राइट करके डेटा मिल जाता है. ओके क्वांटिटी भी है, डॉलर्स भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही टेबल में मिल जाती है. ओके तो लेट्स सेव दिस वेंडर DF इन PD रीड SQL क्वेरी. और यहाँ पे हम कंप्लीट डेटा लेके आएंगे, ना कि सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स. ओके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर इनवॉइस और फिर हम पास कर देंगे कनेक्शन. सो लेट्स सी द वेंडर DF डॉट हेड. ओके तो ये आ गया हमारा डेटा फ्रेम. अभी अगर हमें फ्राइट प्रिडिक्ट करवाना है, रिग्रेशन मॉडल है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों कॉलम्स में कोई को रिलेशन है कि नहीं. अगर कुछ रिलेशन ही नहीं होगा, अगर क्वांटिटी या फिर डॉलर या फिर फ्राइट में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, तो प्रिडिक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसलिए हम सबसे पहले इसका को रिलेशन चेक करेंगे. वेंडर DF और हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं क्वांटिटी एंड देन फ्राइट एंड देन डॉलर्स. ओके क्वांटिटीज़, स्पेलिंग गलत हो गई, क्वांटिटी. ओके अभी यहाँ पे हम लगा देंगे इसमें CORR करके फंक्शन होता है, जिससे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट पता चल जाता है. ओके सो नाउ यू कैन सी क्वांटिटी 94 करके यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है एंड डॉलर्स का है 96. दोनों ही जो मेरे वेरिएबल हैं क्वांटिटी एंड डॉलर्स, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, हाईली कोरिलेटेड हैं, बट फ्राइट से भी हाईली कोरिलेटेड हैं. दैट मीन्स मैं इन दोनों का ही यूज़ करके फ्राइट कॉस्ट निकाल सकती हूँ. और अगर हम इसका स्कैटर प्लॉट करें तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है. ओके तो यहाँ पे हम कोरिलेशन निकालेंगे. इससे क्या हम कर रहे हैं, हीट मैप क्रिएट कर रहे हैं. ओके पहले तो हमने फिगर का साइज सेट कर लिया, देन हीट मैप हम क्रिएट कर रहे हैं, देन शो कर रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे हम स्कैटर प्लॉट, 2 स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं. दोनों की ही Y एक्सिस में फ्राइट कॉस्ट रहेगा, बट X एक्सिस में पहला वाला क्वांटिटी है एंड देन नेक्स्ट वाला डॉलर्स है. तो लेट्स रन दिस. नाउ यू कैन सी यहाँ पे 9695 इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाती है, और ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन गया हुआ है फ्राइट कॉस्ट के लिए. ओके अब या तो आप चाहो इन दोनों का ही यूज़ कर सकते हो, बट दोनों कोलिनियर है एक दूसरे के साथ भी, तो आप एक का भी यूज़ कर सकते हो. अब जैसे कि फ्राइट कॉस्ट है, तो एक एनालिसिस हम ये भी कर सकते हैं कि बल्क ऑर्डर्स पे फ्राइट कॉस्ट कम होता है, या फिर जब कम क्वांटिटी खरीदते हैं तो फ्राइट कॉस्ट क्या कम होता है या फिर ज़्यादा होता है. तो ये एक एनालिसिस कर सकते हैं हम, लो क्वांटिटी और हाई क्वांटिटी वेंडर को कंपेयर कर सकते हैं. वेंडर DF में हम एक कॉलम बनाते हैं फ्राइट पर यूनिट. इससे क्या पता चलेगा कि एक यूनिट के लिए कितना फ्राइट एक वेंडर पे करता है. ओके सो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेंडर फ्राइट डिवाइडेड बाय वेंडर क्वांटिटी. ओके तो ये हमारा कॉलम बन गया. यहाँ पे आ गया फ्राइट पर यूनिट. ओके कितना एक यूनिट के लिए कितना वेंडर ऑन एन एवरेज पे कर रहा है. अब हम निकालेंगे लो क्वांटिटी वेंडर्स को. सो लो क्वांटिटी एंड वेंडर DF. क्वांटिटी पे हम इसको अप्लाई करेंगे क्वांटाइल 0.25. क्वांटिटी जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल कॉलम है, तो उसका हम जो 25th क्वांटाइल वैल्यू है वो देख रहे हैं. तो इससे क्या पता चलेगा कि लो क्वांटिटी मतलब उस वैल्यू से कम जितने भी वेंडर्स होंगे उन वो लो क्वांटिटी वाले वेंडर्स होंगे. ओके सिमिलरली गोज़ फॉर द हाई क्वांटिटी. सो यहाँ पे हम इसको हाई क्वांटिटी लिख देते हैं और ये हो जाएगा 75. 75th परसेंटाइल या क्वांटाइल हम निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा हाई क्वांटिटी वेंडर्स. ओके तो हाई क्वांटिटी कितना है 5000 है एंड लो क्वांटिटी कितना है, लो क्वांटिटी 83 है ओनली. ओके तो अब हम निकालते हैं वेंडर DF. इसमें से हम फिल्टर आउट करेंगे. सो डॉट लॉक वेंडर DF क्वांटिटी लेस देन लो क्वांटिटी. ओके और हमें कॉलम कौन सा चाहिए, फ्राइट
ये वाला फ्राइट पर यूनिट, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये जितने भी हमें वैल्यूज़ मिल रहे हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जो 83 वाले लो क्वांटिटी में आते हैं। एंड सेम फॉर द हाई क्वांटिटी भी हम लोग कर देते हैं। ओके, इज़ ग्रेटर देन हाई क्वांटिटी। ओके, तो अब हम अगर इसका मीन निकालें, डॉट मीन, एंड हियर ऑल्सो डॉट मीन, तो आप देख सकते हो जब लो क्वांटिटी है तो फ्राइट कॉस्ट कितना है ऑन एन एवरेज $0.09। ओके, और जब हाई क्वांटिटी है तब कितना है $0.04, मतलब एक तरीके से $0.05 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स जब बल्क में वेंडर ऑर्डर करता है तो वो फ्राइट कॉस्ट जो है वो कम पे करता है इन कंपैरिजन टू द लो क्वांटिटी वेंडर्स। तो हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया है, अब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने मशीन लर्निंग की मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने हर एक एल्गोरिदम को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से मॉडल वर्क करता है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फीचर्स एंड टारगेट। तो एक्स में मोस्टली फीचर्स होता है, तो फीचर हमारा क्या है यहाँ पे, वेंडर डीएफ में से क्वांटिटी एंड डॉलर्स। अभी चाहो तो आप इन दोनों में से किसी एक को ही रख सकते हो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट कर सकते हो, बट जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम इन दोनों कॉलम को यूज़ कर रहे हैं। ओके, आप चाहो तो इसके अलावा भी कॉलम्स को यूज़ करके देख सकते हो किस तरीके से फ्राइट अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेरिएबल्स। एंड हमारा y क्या हो जाएगा, वेंडर डीएफ फ्राइट। अब फीचर और टारगेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मोस्टली या तो स्केल करेंगे या तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे डेटा देखा है, अगर मैं इसका आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं और इसको राउंड कर दूं मैं, 25% का जो क्वांटिटी है एंड मैक्सिमम, कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा आउटलायर है हमारे डेटा में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आउटलायर रिमूव कर दें, यहाँ पे जो आउटलायर है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसा वेंडर हो जो बहुत ही ज़्यादा बल्क में ऑर्डर कर रहा हो, इट डजेंट मीन कि आउटलायर है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। अगर ये आउटलायर की वजह से हमारा जो मॉडल का प्रिडिक्शन है या फिर एक्यूरेसी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दे पा रही है, बेस्ट फिट लाइन नहीं दे पा रही है, एक्यूरेसी कम आ रही है, तो हम आउटलायर्स रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे वेंडर्स हों जो बल्क में ऑर्डर करते हो, तो उनके लिए भी तो हमें फ्राइट कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड देन वाई टेस्ट इक्वल्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसमें हम पास कर देंगे अपना फीचर्स एंड टारगेट, क्या साइज़ हमें टेस्ट की रखनी है, 20% पे हम स्प्लिट करते हैं तो 0.2, एंड यहाँ पे हम रैंडमनेस डाल देते हैं, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा इस तरीके का। ओके, एक्स ट्रेन है, कितने वैल्यूज़ हैं इसमें, 4434 है, एंड एक्स टेस्ट में है 1109। तो जैसे कि रिग्रेशन मॉडल है तो कोई भी बिजनेस यूज़ केसेस रहता है, तो अगर आप उसमें मॉडल फिट करने जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है उन्हीं से शुरू कीजिए। हो सकता है कि सिंपल मॉडल भी अच्छा वर्क करे, अच्छी एक्यूरेसी दे दें। तो आपको सारे जो मॉडल्स हैं, मेन मॉडल्स, उनको कंपेयर करना है और फिर उसमें से बेस्ट फिट मॉडल निकालना है। ओके, 3 मॉडल इंपोर्ट किए हैं, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेसर एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। तो यहाँ पे सिंपल मॉडल भी आ गया, जो मिडिल के रेंज का कॉम्प्लेक्स है वो भी आ गया, एंड इंसेंबल मॉडल भी आ गया। ओके, और ये 3 मैट्रिक्स जो हम इवेलुएट करेंगे, जिसका यूज़ करके हम मॉडल को इवेलुएट करेंगे, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम मॉडल 1 क्रिएट करते हैं जो कि हमारा है लीनियर रिग्रेशन सिंपली। ओके, मॉडल 1 डॉट फिट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। सिंपली हम यहाँ पे मॉडल 2 भी फिट करते हैं। ओके, मॉडल 2, और पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम जो लाइक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं उन्हीं से शुरू करते हैं।
सो रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42 एंड मॉडल 3 इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, और ये आ जाएगा इसमें भी सेम। इसमें हमें रैंडमनेस सेलेक्ट करनी पड़ती है, ओके। और ये मॉडल यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं मॉडल 2 डॉट फिट एंड देन मॉडल 3 डॉट फिट। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है इवेलुएट मॉडल, जिसमें हम मॉडल पास करेंगे, मॉडल का नेम पास करेंगे और जो हमारा टेस्ट डेटा है वो पास करेंगे, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। तो जो भी मॉडल पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द एक्स टेस्ट डेटा व्हाट आर द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और R2 स्कोर को कैलकुलेट करेंगे, ओके। और यहाँ पे सिंपली प्रिंट का स्टेटमेंट है। सो लेट्स रन दिस। अभी इवेलुएट मॉडल में सबसे पहले तो हम पास करते हैं अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो कि है मॉडल 1 एक्स टेस्ट एंड देन वाई टेस्ट, और मॉडल का नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन, ओके। सेम यही चीज़ हम और दोनों मॉडल के साथ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल 2 एंड देन 3, और ये है डिसीजन ट्री रिग्रेशन एंड देन रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, ओके। सो लेट्स रन दिस। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे 97% एक्यूरेसी आ रही है, 93.66% एंड 96.28%। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है, लीनियर रिग्रेशन परफॉर्मेंस, ओके। मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है वो तक थोड़ा बहुत लेस परफॉर्म कर रहा है। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की भी वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर देखें तो ये सबसे ज़्यादा कम है लीनियर रिग्रेशन मॉडल का ही, एंड सेम फॉर द RMSE वैल्यू। दैट मीन्स कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट मॉडल है। अब अगर आप चाहो तो रैंडम फॉरेस्ट को और डिसीजन ट्री को ट्राई कर सकते हो ऑप्टिमाइज़ करने का कि लीनियर रिग्रेशन से बेटर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या टेक्निक देखी थी, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जिसमें हम पैरामीटर्स को अलग अलग पैरामीटर की वैल्यू से एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए ग्रिड सर्च भी आता है, रैंडम सर्च CV भी आता है। ये हम क्लासिफिकेशन वाले मॉडल में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जस्ट हम रैंडमली ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैक्स डेप्थ यहाँ पे 4, नन डिफ़ॉल्ट होता है तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। सो लेट्स टेस्ट। देखिए 93 से 94% पे चला गया। सपोज़ यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ओके। तो ये 86% पे आ गया। दैट मीन्स कि मॉडल लेस कॉम्प्लेक्स हो गया, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। सो 3 से डायरेक्ट हम 4 पे चलते हैं। 4 पे 96.3%। अभी डिसीजन ट्री की जो एक्यूरेसी है वो रैंडम फॉरेस्ट से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ओके। सो लेट्स इंक्रीज मैक्स डेप्थ अगेन। तो अभी ये 95.6% हो गई। दैट मीन्स 4 पे इसकी अच्छी वैल्यू निकल के आ रही है, ओके। एंड सेम फॉर द रैंडम फॉरेस्ट, इसके साथ भी जो पैरामीटर वैल्यू हैं वो मोस्टली दोनों के सेम ही हैं। सो लेट्स टेस्ट फॉर 4। ये 96.7% है, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई। लेट्स टेस्ट फॉर 5, अगेन 96.69 एंड 6, 5, 9। दैट मीन्स लीनियर रिग्रेशन ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ से x में से एक वैल्यू निकाल दें, सपोज क्वांटिटी निकाल देते हैं क्योंकि डॉलर से ज़्यादा ये कोरिलेटेड था। सो x एंड y, और वापस से हम रन करते हैं अपने मॉडल्स को। एंड नाउ यू कैन सी कि जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, ओके। दैट मीन्स कि सिर्फ डॉलर्स का ही यूज़ करके हम फ्राइट कॉस्ट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेम एक्यूरेसी के साथ। सो लेट्स प्लॉट द बेस्ट फिट लाइन। सो PLT डॉट स्कैटर में x वैल्यू क्या रहेगी अपनी, x टेस्ट एंड y टेस्ट, ओके। अभी यहीं पे हम एक प्लॉट करते हैं लाइन जो कि रहेगा x टेस्ट के ऊपर बट प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ। सो मॉडल 1 हमारा बेस्ट फिट मॉडल है और इसमें हम पास कर देंगे x टेस्ट और इसका कलर हम कर देते हैं रेड। नाउ यू कैन सी कि कितना अच्छे तरीके से ये परफेक्टली मैच कर रहा है। तो चाहे कितना भी बड़ा आउटलायर आ जाए उसके अकॉर्डिंग भी ये हम एक प्री कैलकुलेटेड फ्राइट कॉस्ट बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वेंडर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम इसे मॉडल को यूज़ करना हो इन्फ्रेंसिंग के लिए तो कैसे यूज़ करेंगे,
तो सपोज़ मेरा ये डेटा है इनपुट डेटा डॉलर्स, और यहाँ पे हमने कुछ डॉलर की वैल्यू पास कर दी है। इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा फ्रेम में। ओके, ये किस लिए है? इन्फ्रेंसिंग के लिए। इन्फ्रेंसिंग क्या होती है? जो मॉडल आपने ट्रेन किया है उसका यूज़ करके जो अनसीन डेटा है उसको प्रिडिक्ट करवाना। ओके, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे इनपुट डेटा। ये हमारा बन गया डेटा फ्रेम। अब इसी डेटा फ्रेम को हम यूज़ करके फिर से प्रिडिक्ट करवाएंगे मॉडल से। सो डेटा फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 97 और इसके लिए आगे 50। तो ये हो गया हमारा प्रिडिक्टिंग फ्लाइट कॉस्ट। अब इसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर, वो हम देख लेते हैं। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, फ्लाइट कॉस्ट प्रिडिक्शन करके। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं जो कि रहेगा हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए .py। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे नोटबुक में लिखा है उसी को एक तरीके से हम फंक्शन में रैप करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 फंक्शंस क्रिएट किए हैं। लोड वेंडर इनवॉइस डेटा, डेटाबेस में से हम डेटा लेके आएंगे, एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर देंगे। एंड देन प्रिपेयर फीचर, प्रिपेयर फीचर भी डेटा फ्रेम एज ए इनपुट ले रहा है, वही डेटा फ्रेम जो कि हमें रिटर्न मिलेगा। ओके, देन हम फीचर और टारगेट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। और ये जो रिटर्न फीचर और टारगेट है वो हम स्प्लिट डेटा में पास करेंगे, और यहाँ से हमें जो स्प्लिटेड ट्रेन टेस्ट वैल्यूज़ हैं एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट वो मिल जाएंगी। ओके, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर वे में हर एक फंक्शन को 1 बाय 1 कॉल करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से पाइपलाइन में चला जाएगा। ओके, अगर आप एयर फ्लो यूज़ करते हो, ML फ्लो यूज़ करते हो, तो ये जो फंक्शंस हैं ये आपको एज अ टैब भी दिखती हैं। एक ब्लॉक में आपको दिख जाएगा कि फर्स्टली लोड होगा डेटा, देन प्रिपेयर होगी फीचर, देन आपका डेटा स्प्लिट होगा। तो इस तरीके से ये पाइपलाइन ही क्रिएट होती है। यहाँ पे सिंपली हमने प्रिपेयर फीचर्स में एक्स और वाई में डाल दिया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो आप इनकोड कर सकते हो उसको। ये सारा भी आपका किस में आएगा? प्रिपेयरिंग द फीचर्स में ही आएगा। या तो आप उसको फीचर इंजीनियरिंग भी लिख सकते हो। स्केलिंग हो गया या फिर इनकोडिंग हो गया। अगर आप फीचर सेलेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, वो यहाँ पे उसका कोड ब्लॉक आ जाएगा। फीचर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम फाइल क्रिएट करेंगे उसमें हम मॉडल का कोड लिखेंगे एंड उसको इवेल्युएशन का कोड लिखेंगे। ओके, मॉडल फिटिंग एंड इवेल्युएशन का। सो मॉडल इवेल्युएशन डॉट पाई। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन लिखा है ट्रेन लीनियर रिग्रेशन, हमारा बेस्ट फिट मॉडल कौन सा था? लीनियर रिग्रेशन था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इनपुट पैरामीटर पास किया एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। लीनियर रिग्रेशन को इनिशियलाइज किया है, देन फिट किया है। जो सेम कोड लिखा था उसी को मैंने एज अ फंक्शन में बस डाल दिया है। ओके, तो पहला हो गया ट्रेन लीनियर रिग्रेशन, देन ट्रेन डिसीजन ट्री, ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट। अभी मैंने तीनों के लिए क्यों किया? नॉर्मल नोटबुक से तो हमें पता चल ही रहा था कि लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, बट हो सकता है फ्यूचर में जब वापस हम रीट्रेन करें तो डिसीजन ट्री या फिर रैंडम फॉरेस्ट की जो एक्यूरेसी है बहुत ही ज़्यादा क्लोज एक्यूरेसी थी, राइट? तो हो सकता है कि कोई आउट परफॉर्म कर जाए लीनियर रिग्रेशन को। तो इसलिए हम तीनों को ही ट्रेन करेंगे, और जब भी रीट्रेनिंग करेंगे तीनों को वापस से ट्रेन करेंगे। देन जिसका भी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई रहेगा उसको हम सेव करेंगे पुराने वाले मॉडल को। इस तरीके से मॉडल की वर्जनिंग भी करते हैं हम, कि फर्स्ट मॉडल हमने डाल दिया, देन सेकंड मॉडल डाला। ओके, जितनी बार रीट्रेन करेंगे। और लास्ट में हमारा इवेलुएट मॉडल है। ओके, दिस फंक्शन, इसमें हम सिंपली वही 3 जो मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द मॉडल प्रिडिक्शन और उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड कोड मॉडलिंग इवेल्युएशन। अब ये जितने भी फंक्शंस हैं ये हम कॉल करेंगे ट्रेन डॉट पाई में। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन डॉट पाई, ये हमारी थर्ड स्क्रिप्ट हो जाएगी। सो ट्रेन डॉट पाई में हम सिंपली जितने भी फंक्शंस थे उनको 1 बाय 1 एज अ पाइपलाइन में, जैसे पाइपलाइन में हम कॉल करते हैं वही यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, वही करेंगे। ओके, सो DB पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा इन्वेंट्री डॉट DB पास कर दिया है। मॉडल के जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे मैंने मॉडल्स करके यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिक क्रिएट भी हो जाएगी, या तो आप चाहो तो मॉडल्स करके क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी बेस्ट फिट मॉडल रहेगा वो सेव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने मॉडल की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। सबसे पहले वेंडर इनवॉइस डेटा लोड किया है, देन प्रिपेयर किया है डेटा को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है डेटा को, देन मॉडल्स को ट्रेन किया है, इवेलुएट किया है, और बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स जो भी इवेल्युएशन का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने बेस्ट फिटेड मॉडल सेलेक्ट किया है और उसको सेव किया। ओके, यहाँ से हमें बेस्ट मॉडल मिल जाएगा, उसी बेस्ट मॉडल को हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। जॉब लिब करके एक लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से हम जो मॉडल है उसको सेव कर सकते हैं एज अ .pickle फाइल। सो प्रिडिक्ट फ्लाइट मॉडल .pickle।
ओके और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देंगे स्टेटमेंट को। तो जब भी आप मॉडल को रीट्रेन करना चाहोगे, आप कौन सी स्क्रिप्ट को रन करोगे? train.py को। सो मैंने इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम फ्राइट कॉस्ट प्रिडिक्शन में हमारा train.py फाइल था। ओके सो लेट्स मूव टू दैट फाइल, फ्राइट कॉस्ट प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे हमें 3 पाइथन फाइल्स मिल जाती हैं। तो हमारा जो मेन फाइल है जो हमें रन करना है वो है train.py। सो हम इसको रन करेंगे पाइथन train.py। तीनों मॉडल फिट होके मिल गया है। ओके एंड द बेस्ट फिट मॉडल इज़ द लीनियर रिग्रेशन, और लीनियर रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे सेव भी हुआ है। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको आप एज अ लॉग्स भी सेव कर सकते हो। सो बेस्ट मॉडल सेव्ड इज़ लीनियर रिग्रेशन। मॉडल पाथ कहाँ पे सेव हुआ है? मॉडल्स फोल्डर में, और फाइल का नेम क्या है? predict fright model.pkl। ओके सो एज अ पिकल फाइल ये सेव हो गया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट रिग्रेशन मॉडल। इसके बाद हम मॉडल फिट करेंगे क्लासिफिकेशन मॉडल। पार्ट 2 में हमें क्या करना है? सेम चीज़ ही करनी है जो हमने पार्ट 1 में किया था। अब हम क्लासिफिकेशन मॉडल फिट करेंगे, थोड़ा और एडवांस एनालिसिस करेंगे। उसके लिए भी सेम नोटबुक क्रिएट करेंगे। जब कंप्लीट हमारा स्टेप्स आ जाएगा, उन स्टेप्स के बेसिस पे हम स्क्रिप्टिंग करेंगे और एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जिसको हम रन करेंगे और अपने मॉडल को, जो बेस्ट फिट मॉडल होगा, उसको सेव करेंगे। एंड पार्ट 3 में हम क्या करेंगे? एक स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि हमारे दोनों ही मॉडल, जो रिग्रेशन मॉडल है और क्लासिफिकेशन मॉडल है, उसको यूज़ करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2। तो पहले तो हम यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं इनवॉइस फ्लैगिंग। सो फ्लैगिंग वेंडर इनवॉइसेस फॉर मैनुअल रिव्यू। ओके predict whether a vendor invoice should be flagged for manual approval based on abnormal cost, freight or delivery patterns in order to reduce financial risk, improve operational efficiency and prioritize human review where it adds the most value। मैनुअल इन्वॉइस रिव्यू इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि हम जानते हैं, अगर मैनुअली हर एक वेंडर के इन्वॉइस को रिव्यू करने जाएं, जैसे कि सपोज अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के पास कितने सारे वेंडर्स हैं, अभी वो अगर मैनुअली अप्रूव करने जाएंगे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उनके लिए ये सिस्टम बहुत ही फिट बैठता है कि इन्वॉइस फ्लैगिंग इंटेलिजेंस सिस्टम लगा दें। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक ही जितने भी इन्वॉइस है, सपोज 100 इन्वॉइस में से 60 इन्वॉइस ऐसे हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऑटो अप्रूवल में चले जाएंगे। 40 ऐसे हैं जिसमें किसी पर्सन को देखना पड़ेगा कि इन्वॉइस में ऐसा क्या प्रॉब्लम आया है। तो इस चीज़ से क्या होगा, जो प्रोसेस था मैनुअल रिव्यू का, वो 60% डायरेक्टली रिड्यूस हो जा रहा है, राइट। सो it's time consuming and does not scale with transaction volume। Abnormal freight charges, pricing deviation और delivery delays often indicate errors, disputes और compliance risk। तो इसको भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से ऐसे वेंडर हैं जो कि थोड़ा सा घपला कर रहे हैं इन्वॉइसेस में। ओके एंड ऑटोमेटेड फ्लैगिंग सिस्टम इनेबल्स फाइनेंस टीम्स टू फोकस अटेंशन ऑन हाई रिस्क इन्वॉइसेस while allowing low risk invoices to be processed automatically। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं। ओके पांडास हो गया, सीबॉन, मैटप्लॉटलिब। जैसा कि हमारा डेटाबेस में है तो हम उसका कनेक्शन बना लेंगे। ओके SQLite3.connect और जहाँ पे आपका DB स्टोर है उसका एक्चुअल पाथ। तो ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अभी हमें जो इन्वॉइस है उस पर वर्क करना। तो इन्वॉइस किस किस टेबल में? वेंडर इन्वॉइस टेबल में। ओके बेस्ड ऑन द परचेज ऑर्डर नंबर, हर एक इन्वॉइस का एक परचेज ऑर्डर नंबर है। ओके उसी का डेट है, कब पे किया। अभी इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख जाता है, जैसे 2 महीने का। ये दोनों का भी डिफरेंस हम देख सकते हैं कि कौन बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है पेमेंट में। ओके कितना क्वांटिटी परचेज किया, कितना टोटल अमाउंट है। परचेजेस टेबल में भी आपको परचेज ऑर्डर नंबर मिल जाता है, तो इस टेबल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे PO डेट है, परचेज ऑर्डर डेट है, रिसीविंग डेट है एंड इन्वॉइस डेट है। इसके अलावा यहाँ पे तो परचेज प्राइसेस है, क्वांटिटी डॉलर्स, तो ये सब तो हम ऑलरेडी टोटल इसका एग्रीगेशन हम निकालेंगे। ओके बेस्ड ऑन द परचेज नंबर। तो इन दोनों टेबल का यूज़ करना है। तो अब हमें जो डेटा है वो क्वेरी से लेके आनी पड़ेगी, कंडीशंस का यूज़ करके एग्रीगेशंस का ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा हमें परचेज ऑर्डर पे। तो अगर मैं सबसे पहले कौन सा टेबल देखूँ? परचेजेस वाला टेबल देखती हूँ। ओके तो यहाँ से हम क्वांटिटी और डॉलर का सम निकाल लेंगे। देन हमें यहाँ पे ब्रांड मिल जाता है तो हम टोटल ब्रांड्स भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रिसीविंग डेट और परचेज ऑर्डर डेट, इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो क्या रहेगा? रिसीविंग डीले। ओके कब परचेज किया गया और कब उनको रिसीव हुआ है, तो वो रिसीविंग डीले भी हम एवरेज निकाल सकते हैं हर एक ऑर्डर नंबर के लिए। सो लेट्स राइट अ SQL क्वेरी। सेलेक्ट फ्रॉम हम लिख देते हैं कौन से टेबल से? परचेजेस। परचेजेस को हम P मान लेते हैं और ग्रुप बाय करेंगे किस पे? P.PO
नंबर पे। सबसे पहला तो हमें चाहिए परचेज ऑर्डर नंबर, ओके, तो सबसे पहले तो यही चाहिए। देन टोटल ब्रांड्स, नॉट सम, काउंट हमें करना है एक्चुअली में, सम नहीं कर सकते, काउंट करेंगे एक एक जो डिस्टिंक्ट ब्रांड वैल्यू है उसको, ओके, तो उससे हमें एक्चुअली में सम ही मिल रहा है वैसे। अब हम यहाँ पे सम लगाएंगे किस पे, आइटम क्वांटिटी पे, ओके, सो क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी एज टोटल आइटम क्वांटिटी, देन सम ऑफ डॉलर्स एज टोटल आइटम डॉलर्स। इसके बाद हम करेंगे एवरेज ऑफ, सो एवरेज हमें किसका लेना था, रिसीविंग डेट माइनस परचेज ऑर्डर डेट, ओके, क्योंकि ये बड़ा डेट है, ओके, रिसीव तो हमेशा बाद में होगा जब वो परचेज करेगा, तो रिसीविंग डेट माइनस हम करेंगे परचेज ऑर्डर डेट। अभी ये जो डेट कॉलम्स हैं, इनका डेटा टाइप जो अगर हम चेक करें तो ये डेट नहीं है, ओके, इट्स ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, दैट मीन्स स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो इसको सबसे पहले तो हमें डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट इसमें एक फंक्शन होता है जूलियन डे करके। जूलियन डे क्या करेगा, एक कंटिन्यूस काउंट ऑफ डेज में कन्वर्ट कर देगा जो भी आप टाइम पास कर रहे हो, तो हम आराम से नंबर ऑफ डेज को निकाल सकते हैं माइनस करके। सो जूलियन डे, और इसमें हम पास कर देंगे रिसीविंग डेट माइनस जूलियन डे PO date, this is purchase order date, okay, as average receiving delay। अब हो सकता है कि जो रिसीविंग मतलब वेंडर को जब रिसीव हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग भी वो इनवॉइस जनरेट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दे। तो ये सब ऐसे फीचर हैं, जब भी इनवॉइस जनरेट करेगा कोई भी वेंडर तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट रहेगी, तो इन्हीं को एज अ फीचर हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने कॉलम्स में पी डॉट नहीं ऐड किया है, सो वो मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमने अलायंस नेम लिया है टेबल के लिए। सो पी डॉट डॉलर्स, पी डॉट डॉलर्स, एंड हियर ऑल्सो पी डॉट रिसीविंग डेट, पी डॉट परचेज डेट, ओके। यहाँ पे कनेक्शन हमने पास नहीं किया, मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसको। तो अभी हमें हर एक परचेज ऑर्डर नंबर के लिए कितने टोटल ब्रांड्स थे, टोटल आइटम क्वांटिटी कितनी थी, आइटम डॉलर्स, और कितना एवरेज रिसीविंग डिले हुआ है, ओके। चाहो तो आप इसको राउंड में भी कर सकते हो। सो दिस इज आवर परचेज एग्रीगेटेड DF। ये तो हमें आ गया फ्रॉम द परचेजेस कॉलम। अभी हमें दूसरा कॉलम क्या सेलेक्ट करना था, वेंडर इनवॉइस। इसमें से भी हमें कुछ चीज़ें लेके आनी है। इनवॉइस जो टेबल है वेंडर इनवॉइस, ये एक परचेज ऑर्डर नंबर के लिए कितना क्वांटिटी खरीदा गया डॉलर्स, मतलब वो जो इनवॉइस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये वो है, और परचेजेस टेबल में वो डेटा है जो कि कंपनी ने फीड किया है, ओके। और वेंडर इनवॉइस का डेटा क्या है, जो वेंडर ने इनवॉइस जनरेट किया है वो डेटा। तो हो सकता है कहीं पे मिसमैच चीज़ें हो गई हों, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे वेंडर इनवॉइस का डेटा, उस पर हम SQL क्वेरी लिखेंगे, PD read SQL क्वेरी, ओके। पहले मैं कनेक्शन डाल देती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, फ्रॉम वेंडर इनवॉइस एज VI। यहाँ पे हम ग्रुप बाय नहीं लगाएंगे बिकॉज सिंगल जो टेबल है, अगर मैं यहाँ पे आपको स्टार करके दिखाऊँ तो जितने हमारे पास परचेज ऑर्डर नंबर हैं ये सारे यूनिक हैं 5543। और अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेटेड डेटा दिखाऊँ आपको यहाँ पे परचेजेस का, सो ग्रुप बाय हमने यूज़ किया था किस पे, परचेज ऑर्डर नंबर पे। दैट मीन्स जो वेंडर इनवॉइस का डेटा है वो सिंगल रिकॉर्ड है एक सिंगल परचेज, लाइक एक सिंगल इनवॉइस के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लेंगे, ओके। उस इनवॉइस पे कितना क्वांटिटी लिखा गया है, सो VI डॉट क्वांटिटी एज इनवॉइस क्वांटिटी, ओके। एंड देन डॉलर्स एज इनवॉइस डॉलर्स। फ्राइट कॉस्ट भी ले ही लेते हैं, फ्राइट। अब नंबर ऑफ़ डेज़ की बात आती है तो किसका किसका हम डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 डेट कॉलम है, इनवॉइस डेट, परचेज ऑर्डर डेट एंड पे डेट,
इनवॉइस डेट माइनस परचेज ऑर्डर डेट कर सकते हैं एंड इनवॉइस डेट माइनस पे डेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनवॉइस डेट माइनस परचेज ऑर्डर डेट एज डेज परचेज ऑर्डर टू इनवॉइस किया है एंड पीए डेट टू माइनस इनवॉइस डेट मीन्स डेज टू पे, कितना डेज लेफ्ट है फॉर द पेमेंट। तो हर एक परचेज ऑर्डर के लिए कितना क्वांटिटी था, डॉलर, फ्राइट, ये सब चीज़ें आ गई हमारे पास डेटा। तो हमारे पास दोनों डिफरेंट टेबल से कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें एक सिंगल टेबल में लेके आना है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मर्ज क्वेरी लिख दी, परचेज एजीजी जो हमारा फर्स्ट टेबल था वो सेम क्वेरी लिखी है जैसा हमने वहाँ लिखा था, और नेक्स्ट हमारा जो टेबल था वेंडर इनवॉइस, उस पर हमने क्या किया है, लेफ़्ट जॉइंट परफॉर्म किया है वीआई परचेज ऑर्डर नंबर पे एंड पीए परचेज ऑर्डर नंबर पे, और जितने भी हमारे पास जो हमें फाइनल टेबल में चाहिए कॉलम्स वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दिस इज़ द फाइनल टेबल जिस पे हम अपना एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो डेटा में एक बार चेक कर लेते हैं, कोई नल वैल्यू तो नहीं है, df is null dot sum। ओके, कोई नल वैल्यू नहीं है। एक बार डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। ओके, सारे इंटीजर फ्लोट वैल्यू, क्योंकि हमने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं ली है यहाँ पे। मॉडल ट्रेन करने के लिए जैसा कि हमने बात किया था, सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल अगर हमें ट्रेन करना है क्लासिफिकेशन मॉडल, तो उसके लिए लेबल ज़रूरी है। तो पहला तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, आपकी क्लस्टर कर सकते हो डिफरेंट इन्वॉइसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डाल के। उसके बाद आप लेबल जनरेट कर सकते हो पैटर्न्स देख के कि कैसा पैटर्न वाले, जो सिमिलर पैटर्न वाले हैं वो कौन से ग्रुप में है। ओके, या तो आप मैनुअली लेबल असाइन कर सकते हो, जैसे कि आपको रूल्स पता है कि क्या अगर होता है प्रॉब्लम, ओके, किस टाइप का प्रॉब्लम होता है अगर डेटा में, तो हम उसको कहेंगे कि फ्लैग्ड इनवॉइस है। तो वैसा डेटा हम जनरेट कर लेते हैं, बट वो फ्यूचर के लिए काम नहीं आएगा। फ्यूचर में मशीन लर्निंग मॉडल हम फिट करेंगे, उसको पैटर्न समझाएंगे कि अगर ऐसा डेटा आता है, ये इस टाइप का लेबल है, तो अगर ये फ्यूचर में अगर आता है तो अब डायरेक्टली प्रिडिक्शन परफॉर्म करो, ना कि रूल बेस्ड हम चलेंगे। ओके, अभी सिर्फ मॉडल ट्रेन करने के लिए, डेटा जनरेट करने के लिए हम लेबल क्रिएट कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है, क्रिएट इनवॉइस रिस्क लेबल, और इसमें हम क्या पास करेंगे, हर एक रिकॉर्ड को पास करेंगे। ओके, इनवॉइस टोटल मिसमैच विथ आइटम लेवल टोटल। अभी जैसे कि मैंने बताया कितना खरीदा गया है और कितना उसका इनवॉइस में लिखा गया है, अगर उसमें डिफरेंस आता है दैट मीन्स कि प्रॉब्लम है। ओके, उसको मैनुअल रिव्यू की ज़रूरत है, और अगर एवरेज रिसीविंग डिले ज़्यादा है 10 दिन से तो भी वो मैनुअल रिव्यू के लिए जाएगा, अदरवाइज 0। तो ये हम किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा फ्रेम पे, और यहाँ पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि हमारा 1 का कितना काउंट है एंड 0 का कितना काउंट है। ओके, सो 0 का 3693 काउंट है एंड 1 का 1850 काउंट है। ओके, ऑलमोस्ट अगर हम इसको प्लॉट करके भी देखें तो डेटा बैलेंस तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस भी नहीं है। ओके, सो वैल्यू काउंट्स, इसको हम प्लॉट करेंगे और काइंड रखते हैं बार। तो यू कैन सी कि जो फ्लैग्ड इनवॉइस है वो एटलीस्ट हाफ कह सकते हो आप डायरेक्टली। ओके, तो रहा हमारा लेबल। एक बार फीचर्स भी चेक कर लेते हैं कि फीचर्स में कोई कोरिलेशन तो नहीं है आपस में। तो यहाँ पे हम सिंपली df.core करेंगे। ओके, अब हम इसको प्लॉट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले तो फिगर का साइज सेट किया है, देन हीट मैप जनरेट किया है, जितना भी कोरिलेशन था फीचर्स के बीच में उस पर, एंड देन शो। ओके, परचेज ऑर्डर नंबर को हम रिमूव कर सकते हैं, सो मैं यहाँ पे आई लॉक लिखूँगी 1। ओके, परचेज ऑर्डर नंबर चला गया। फ्लैग इनवॉइस भी चाहे तो हम रिमूव कर सकते हैं, 1 to -1। सबसे हाईएस्ट कोरिलेशन किसी में है, यहाँ पे 71 दिख रहा है, आइटम क्वांटिटी और इनवॉइस क्वांटिटी, जो कि जनरल सी बात है कि होगा ही, एंड डॉलर्स में भी सेम ही होगा आई गेस। ये टोटल आइटम डॉलर्स है एंड ये इनवॉइस डॉलर्स है। मीन्स कि जितने भी हमने फीचर्स सेलेक्ट किए हैं उनका थोड़ा बहुत कोरिलेशन है आपस में भी, जो नॉर्मल इनवॉइस है या फिर एबनॉर्मल कह लेते हैं। ओके, इन दोनों इनवॉइस में जो मैट्रिक्स हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है, मतलब क्या उनके एवरेज में या सम में कुछ डिफरेंस आ रहा है मैट्रिक्स में, या फिर वो नॉर्मल बिहेव ही करते हैं, या कि दोनों का सिमिलर ही है। तो ये सब हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। और कंपनी में ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी भी पड़ती है। डायरेक्टली आप कोई भी डेटा पे मशीन लर्निंग मॉडल फिट नहीं कर सकते जब तक से उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट ना मिले। ओके, सो हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, फ्लैग्ड का और नॉर्मल का। ओके, सो यहाँ पे df
फ्लैग इनवॉइस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम सिंपली फ़िल्टर आउट कर रहे हैं जो 1 वाले इनवॉइसेस हैं वो, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, अब इन दोनों के मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं, ये हम कैसे टेस्ट करते हैं? या तो एवरेज आउट निकाल लें या तो फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके देखते हैं। ओके, टेस्ट का नाम आपने सुना होगा। टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पॉपुलेशन मीन या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ना पता हो और दो ग्रुप को हमें कंपेयर करके देखना हो कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं। सो हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग लिस्ट बनाएंगे, सिग्निफिकेंट फीचर्स, दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस, एंड नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स। ओके, और जो भी टेस्टिंग से रिजल्ट आएगा हम उसको सेव कर देंगे रिजल्ट्स में। सो दीज आर आवर मैट्रिक्स जिसको हमें कंपेयर करना है दोनों ग्रुप के लिए। सो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है फॉर मैट्रिक इन मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स से हम आइट्रेट करेंगे। ओके, फ्लैग्ड मीन और नॉर्मल मीन निकालेंगे पहले तो। जो भी मैट्रिक रहेगा उसका मीन क्या है और नॉर्मल क्या है। ओके, एंड देन हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और जो भी टी स्टैटिस्टिक्स आएगा और पी वैल्यू उसको स्टोर कर लेंगे। ओके, तो इसको पहले हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं फ्रॉम scipy.stats import टी टेस्ट IND। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट ग्रुप डालेंगे फ्लैग मैट्रिक ड्रॉप NA, अगर कोई NA वैल्यू रही तो, जो कि नहीं है। ओके, नॉर्मल मैट्रिक डॉट ड्रॉप NA और इक्वल वेरिएंस इक्वल्स टू फॉल्स। और अगर p वैल्यू लेस देन 0.05 है दैट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस है, तो और हम मैट्रिक को स्टोर कर देंगे सिग्निफिकेंट फीचर्स वाले लिस्ट में। रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर करेंगे और अगर p वैल्यू ज़्यादा है 0.05 से तो नॉन सिग्निफिकेंट फीचर में हम उस मैट्रिक को स्टोर कर देंगे। ओके, सो लेट्स रन दिस। ओके, रन हो गया। अब लेट्स चेक द नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स फर्स्ट। तो यहाँ पे दो फीचर्स आ रहे हैं, डेज टू पे एंड टोटल ब्रांड्स। ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट फीचर है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही ग्रुप में। तो इन दोनों फीचर को हम रिमूव कर सकते हैं। एक तरीके से हम फीचर सेलेक्शन भी यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, एंड सिग्निफिकेंट फीचर्स को भी देख लेते हैं इसी बात पे। इन दोनों को छोड़ के जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट फीचर्स में होंगे, और रिजल्ट्स को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेज टू पे यहाँ पे अगर आप देखो, फ्लैग्ड मीन 35.42 है, 35.49 है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है। ओके, पी वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है। और फ्लैग्ड मीन यहाँ पे टोटल ब्रांड्स के लिए 42 है एंड 40 है, मतलब इनको इग्नोर कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। सो फीचर्स एंड टारगेट फर्स्टली क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी के पास इनवॉइस आएगा उस टाइम जो जो डेटा प्रेजेंट रहेगा वो एज हमने फीचर लिया है, तो एवरेज रिसीविंग डिले को हमने रिमूव कर दिया है, प्लस डेज टू पे जो फीचर था उसको भी रिमूव कर दिया है क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस नहीं था। ओके, सो ये हमारा फीचर्स एंड टारगेट बन जाता है। तो हम वैल्यूज़ को यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके यूज़ करती हूँ, अगर मैं इनकी मैक्स वैल्यू कंपेयर करूँ, सो मैक्स वैल्यू इसकी कितनी है, 141K है, इसकी कितनी है, अराउंड 1.6 मिलियन के अराउंड है। ओके, अब ये मैक्स वैल्यू 23। अब इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ओके, स्केल का जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। अगेन यहाँ पे रिसीविंग डिले जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू 13 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्केलिंग की ज़रूरत है। जब हम फ्राइट कॉस्ट प्रोडिक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर। अब ये हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों में ही कि कौन सा बेटर वर्क कर रहा है। ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम स्केलर को इनिशलाइज करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड स्केलर को करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर पे टेस्ट करेंगे। ओके, एक्सट्रेन स्केल्ड करके हम न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे और हम इसमें स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि पहले हम फिट कर रहे हैं, उसके बाद उसी जो फिटेड स्केलर है उससे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, और इसमें हम पास कर देंगे एक्सट्रेन, और जो फिटेड स्केलर है यहाँ पे उससे हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे टेस्ट डेटा को। ओके, एक्स टेस्ट स्केल्ड इक्वल्स टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। ओके, और यहाँ पे पास कर देंगे एक्स टेस्ट। सो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, देन स्केल कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, सिंपली हम मॉडल फिट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन मॉडल है तो कुछ क्लासिफिकेशन मॉडल्स हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो sklearn डॉट लीनियर मॉडल, सबसे पहला हम
जो मॉडल इंपोर्ट करेंगे वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जैसा कि हमारा जो डेटा है वो बाइनरी क्लासिफाइड डेटा है, तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम sklearn.tree import decision tree classifier, ओके। और ऐसे ही एक रैंडम फॉरेस्ट भी कर लेते हैं। फ्रॉम sklearn.ensemble import random forest क्लासीफायर। यहाँ पे मैंने तीनों मॉडल को इनिशियलाइज करने का एंड देन फिट करने का कोड लिख दिया है एक्सट्रेन स्केल्ड, ओके। एक्सट्रेन स्केल पे हम इसको फिट कर रहे हैं। मॉडल 1 क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, 2 डिसीजन ट्री क्लासीफायर एंड 3 रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ओके। तो हमने जो तीनों मॉडल ट्रेन किया था उसको इवेलुएट करते हैं। तो इस टाइप का आपको कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्मेंस, डिसीजन ट्री क्लासीफायर एंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर परफॉर्मेंस। अभी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी आ रही है, रैंडम फॉरेस्ट की। और अगर हम इसका प्रिसीजन रिकॉल भी चेक करें तो ऑन एन एवरेज ठीक है 80 के अबव ही आ रहा है परसेंटेज तीनों के लिए, प्रिसीजन रिकॉल है F1 स्कोर के लिए। बट अगर हम डिसीजन ट्री को देखें तो 80 से लेस है और लॉजिस्टिक तो बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को ही हम एज अ बेस्ट फिट मॉडल मानते हैं। तो एक और चीज़ हमें टेस्ट करनी थी, क्या, मिन मैक्स स्केलर को टेस्ट करना था। सो मिन मैक्स स्केलर, स्केलिंग टेक्निक चेंज करके देखते हैं कि क्या पता कोई एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाए। सो लेट्स रन दिस एंड अगेन यहाँ पे 66% ये 81%, 87%। दैट मीन्स कि कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, चाहे आप स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करो चाहे आप मिन मैक्स स्केलर यूज़ करो। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, फीचर की इंपॉर्टेंस चेक कर सकते हैं, ओके। मॉडल 3 जो हमारा फिटेड मॉडल है उसी में एक फंक्शन आता है फीचर इंपॉर्टेंस करके। तो इस तरीके से हमें कुछ फीचर इंपॉर्टेंस मिल जाता है। अब ये ऐसे सॉर्टेड है जैसे फीचर का जो नेम है वो, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है जिससे कि हमें एक डेटा फ्रेम में फीचर का नेम प्लस उसकी इंपॉर्टेंस प्लस सॉर्टेड वैल्यूज़ मिल जाए। सबसे टॉप फीचर से लेके लोवेस्ट गया है। अभी यहाँ पे आप देखो तो टोटल ब्रांड्स एंड डेज PO टू इनवॉइस, इन दोनों का जो इंपॉर्टेंस है एकदम लीस्ट है, उसके बाद फ्राइट से थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है। मतलब हम इन दोनों कॉलम्स को रिमूव करके देख सकते हैं कि क्या हमारा एक्यूरेसी और इंक्रीज़ होता है कि नहीं, ओके। सो लेट्स अगेन क्रिएट द फीचर्स। अब इसमें से हमें क्या क्या रिमूव करना है, टोटल ब्रांड्स एंड डेज PO टू इनवॉइस। अगेन हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, देन स्टैंडर्ड स्केलर इस बार फिट करें, इसके बाद हम मिन मैक्स स्केलर से भी चेक करेंगे कैसा हमारा मॉडल फिट होता है, ओके। सो ये रहा मॉडल 3 और इसका इवेल्युएशन का कोड कहाँ गया, ये रहा इवेल्युएशन का कोड, ओके। सो लेट्स रन दिस। सो 88% तक गया, 1% और इंक्रीज़ हुआ है। अब हमें बेस्ट फिट मॉडल मिल गया, हमें फीचर्स इंपॉर्टेंस भी मिल गई, उसके अकॉर्डिंग हमने फीचर्स को फिल्टर आउट भी कर लिया है, फीचर सेलेक्ट भी कर लिया है। नाउ विल डू द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब वो कैसे करते हैं, ग्रिड सर्च CV का भी यूज़ कर सकते हो आप और रैंडम सर्च CV का भी यूज़ कर सकते हो। तो इन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए एक पैरामीटर ग्रिड बनाना पड़ता है, ओके। जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसकी क्या क्या वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उसको एज अ लिस्ट आपको पास करनी होती है उस पैरामीटर के आगे, ओके। सो जैसे कि क्राइटेरियन, गिनी और इंट्रोपी, इन दोनों को टेस्ट करना है। मिनिमम सैम्पल लिफ मैंने 1 to 5 रखा है, मिनिमम सैम्पल स्प्लिट 2 3 5 रखा है, मैक्स डेप्थ नन 4 5 6। मतलब ये क्या है, ये रैंडम वैल्यूज़ मैं दे रही हूँ जिस पे टेस्ट करेगा जो ग्रिड सर्च CV है मॉडल को फिट करके, कौन सा बेस्ट फिट मॉडल है। तो यहाँ पे ग्रिड सर्च CV को फिट करने के लिए मैंने कोड लिख दिया है मेक स्कोरर एंड F1 स्कोर। F1 स्कोर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रिसीजन रिकॉल दोनों में ही एक बैलेंस चाहिए, ओके। अगर आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, मैंने ऑलरेडी मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल में बता रखा है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है और किस डिफरेंट यूज़ केस में कौन सा मैट्रिक आपको चूज़ करना चाहिए टू चेक विच मॉडल इज़ बेस्ट। सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यहाँ पे मैंने इनिशलाइज किया है RF से, ओके। नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू -1 रखा है, रैंडम स्टेट 42। स्कोरर हमने यहाँ पे मेक स्कोरर में F1 स्कोर डाल दिया, ओके। दिस विल बी आवर जजमेंट मैट्रिक। ग्रिड सर्च हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया है ग्रिड सर्च CV। एस्टिमेटर जो है हमारा मॉडल है, ओके। पैरामीटर ग्रिड दिस डिक्शनरी।
स्कोरिंग में स्कोरर डाल दिया है। इतना क्रॉस वैलिडेशन हमें रखना है वो हमने 5 रख दिया है। ओके, वर्बोस 2 जस्ट टू गेट द क्लीन आउटपुट एंड नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू -1। ग्रिड सर्च डॉट फिट एक्स ट्रेन स्केल वाई ट्रेन एंड देन इवेलुएट मॉडल ग्रिड सर्च रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। इवेल्यूएशन का हमने फंक्शन डाल दिया है। सो लेट्स रन दिस। सो फिटिंग 5 फोल्ड्स फॉर ईच ऑफ 216 कैंडिडेट्स। क्रॉस वैलिडेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, के फोल्ड्स क्या होता है सब मैंने मशीन लर्निंग पढ़ा रखा है। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो मशीन लर्निंग से रिलेटेड, अगर आपको बहुत अच्छे से मशीन लर्निंग पढ़नी है, अच्छे से कंसेप्ट जानने हैं, तो आप मशीन लर्निंग मेरी वीडियो देख सकते हो। ट्यूटोरियल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो लेट्स वेट फॉर दिस बिकॉज अभी इतना सारा हमने वैल्यूज़ डाला है तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको मॉडल को फिट करने में। सो हमारा ग्रिड सर्च वाला मॉडल जो है वो फिट हो गया है और अब हमें एक्यूरेसी मिल गई 89%। तो हमने जो भी टेक्निक्स यूज़ की उससे हमने 87% से 89% तक एक्यूरेसी इंक्रीज़ की है। ओके, 2% इंक्रीज़ की है। सो लेट्स सी द कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स ऑल्सो। तो उससे हमें पता चलेगा कि सच में हमने एक्यूरेसी जो खींची है क्या हमें रिज़ल्ट सही दे रही है या फिर नहीं। सो इट विल बी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। ओके, तो अभी हम कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में डाल देंगे यहाँ पे ग्रिड सर्च डॉट फिट एक्स टेस्ट स्केल एंड वाई टेस्ट। ओके, okay, it will be predict। so ये हमारा ग्रिड सर्च का है। और अगर हम इससे पहले वाला जो मॉडल था 88% वाला उसको अगर हम चेक करें, सो मॉडल 3 डॉट प्रेडिक्ट। सो अगर आप इस कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को चेक करो तो ये क्या है, 713 में से 12। ओके, 725 टोटल ऐसे इनवॉइस हैं जो कि नॉर्मल है। सो नॉर्मल इनवॉइस में से सिर्फ 12 को इसने गलत बोला है। और यहाँ पे जब 88% था तो 725 में से 20 ऐसे इनवॉइस थे जिसको इसने गलत बोला। दैट मीन्स यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा थी, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव डिक्रीज़ हुई है। दैट मीन्स कि हमारा जो ग्रिड सर्च सीवी है जो हमने ट्यून किया है पैरामीटर्स को, उससे हमें एक बेटर फिट मॉडल मिल रहा है जो कि फॉल्स पॉजिटिव को डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट पैरामीटर वैल्यूज़ एंड एस्टिमेटेड 300, मिनिमम सैम्पल स्प्लिट 5, सैम्पल लीव 1, मैक्स डेप्थ 4, नन क्राइटेरियन गिने। ओके, तो मोस्ट ऑफ द ये जो 3 पैरामीटर है ये आई थिंक डिफ़ॉल्ट वाले ही हैं और ये दोनों इसने चूज़ किया है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो हमें अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है। तो हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, ट्यून भी कर लिया और एक हमें बेस्ट फिट मॉडल मिल गया है। अब हमें स्क्रिप्टिंग करनी होगी, जैसे हमने फ्लाइट कॉस्ट प्रिडिक्शन के लिए किया था उस वैसे ही हमें इसके लिए भी करना होगा। तो पहले एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं इनवॉइस फ्लैगिंग, रीनेम इनवॉइस फ्लैगिंग। ओके, और जो सेम उसमें हमने स्क्रिप्ट्स बनाए थे वैसे ही बनाने हैं, मॉडलिंग इवेल्युएशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड ट्रेन। सो यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो डेटा प्री प्रोसेसिंग .py एंड देन एक और फाइल थी जो कि थी मॉडलिंग इवेल्युएशन .py और लास्ट थी train.py। सो जितनी भी चीज़ें हमने ऑलरेडी नोटबुक में कर रखी उसी को बस फंक्शंस में क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शंस क्रिएट करके रखे हैं। लोड इनवॉइस डेटा, ओके, जो हमने क्वेरी लिखी थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दी है और फिर हम कर देंगे रिटर्न डेटा फ्रेम। क्रिएट इनवॉइस रिस्क लेबल, ये फंक्शन भी हमने ऑलरेडी देख रखा है। इससे क्या होगा, लेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। देन अप्लाई लेबल्स, स्प्लिट करेंगे डेटा को, सेम फंक्शन हमने वहाँ पे भी क्रिएट किया था फीचर्स और टारगेट का यूज़ करके। एंड ये न्यू फीचर है स्केलिंग द फीचर, स्टैंडर्ड स्केलर का हम यूज़ करेंगे और जो स्केलर हम फिट करते हैं उसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है, उसको भी हमें सेव करना पड़ता है। ओके, वो भी डिप्लॉय होता है एक जगह पे। सो हमने अभी मॉडल्स फोल्डर में भी इसको डाल दिया है, मॉडल फोल्डर्स में ही इसको डाल दिया है scalar.pickle करके। ओके, और रिटर्न कर दिया है एक्स ट्रेन स्केल एंड एक्स टेस्ट स्केल्ड। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्क्रिप्ट। नाउ द नेक्स्ट वन,
अभी हमने यहाँ पे ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को क्या किया है कि डायरेक्ट ग्रिड सर्च सीवी का यूज़ किया है, और कोई मॉडल हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो एक्स ट्रेन डाल देंगे, वाई ट्रेन डाल देंगे, उसके बेसिस पे हमने सेम जो ग्रिड सर्च सीवी का कोड था वो लिख दिया है, एंड इवेलुएट क्लासीफायर। ओके, इसको भी सेव कर देते हैं। ये 2 फंक्शंस इसमें रहेंगे, एंड लास्ट रहेगा ट्रेन डॉट पाई, जिसमें जो कंप्लीट हमारा पाइपलाइन है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है 1 by 1, वो रहेगा फंक्शंस कॉल। यहाँ पे फीचर्स मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 5 फीचर हमारे। ओके, टारगेट, फ्लैग, इनवॉइस। अभी मेन फंक्शन में सबसे पहले तो लोड कर रहे हैं हम इनवॉइस डेटा, देन लेबल्स को अप्लाई कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को, देन स्केल कर रहे हैं डेटा को, फिर ट्रेन एंड इवेलुएट मॉडल्स, ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ओके, इवेलुएट क्लासीफायर, एंड देन जो भी बेस्ट फिट मॉडल रहेगा हमारा बेस्ट एस्टिमेटर वाला, उसको हम सेव कर देंगे। ओके, जॉबलिब डॉट डम्प मॉडल्स फोल्डर में हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ओके, सो लेट्स रन दिस फंक्शन। अगर आप जैसे एमएल ऑप्स में एयर फ्लो होता है, एमएल फ्लो होता है, इन सब को अगर यूज़ करते हो तो ये जो ट्रेन डॉट पाई है, इसको आप एज अ फ्लो चार्ट भी देख पाते हो कि हर एक फंक्शन कैसे कैसे कॉल हो रहा है, उसमें कौन से इनपुट पैरामीटर आ रहे हैं, देन उसके बाद क्या कॉल होगा, तो एक एज अ फ्लो चार्ट आपको दिखता है वो। तो वही पाइपलाइन होता है। ओके, जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखी है। सो ये रहा हमारे इनवॉइस फ्लैगिंग। सो पाइथन इनवॉइस फ्लैगिंग, इसके अंदर था ट्रेन डॉट पाई। अब इसको हम रन करते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट कम्प्लीटली रन हो चुका है। ओके, यहाँ पे प्रिंट होके आ भी गया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर परफॉर्मेंस 89%। और अगर हम मॉडल्स में चेक करें तो यहाँ पे हमारा प्रिडिक्ट फ्लैग इनवॉइस डॉट पिकल फाइल क्रिएट हो गई है, एंड स्केलर डॉट पिकल फाइल भी क्रिएट हो गई है। ओके, तो ये तो रहा हमारा क्लासिफिकेशन का मॉडल। अब हमें इन्फ्रेंसिंग के लिए भी कोड लिखना है। ओके, तो इन्फ्रेंसिंग के लिए कैसे कोड लिखते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ओके, न्यू फोल्डर, इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट डेटा पे कैसे मॉडल परफॉर्म कर रहा है। ओके, जैसे कि मॉडल जो फिटेड मॉडल है जो हमने सेव किया है उसको हम लोड करेंगे, एंड देन न्यू डेटा पे हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ पाइथन फाइल फॉर राइट। तो ट्रेन डॉट पाई से तो हमारा मॉडल सेव होता है। अब हमें एक ऐसी पाइथन फाइल चाहिए होगी, एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए होगी जिसमें हम कोई भी इनपुट डेटा भेजें और जो हमारा सेव्ड मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्शन दे दे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। सो लेट मी शो यू। मॉडल पाथ, जो हमारा मॉडल एक्चुअल में कहाँ सेव है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। ओके, लोड मॉडल क्या करेंगे हम, जॉबलिब्स की हेल्प से हमने सेव किया था, डंप किया था, अब हम उसी की हेल्प से लोड करेंगे। ओके, ओपन मॉडल पाथ इन द रीड मोड फाइल एंड देन जॉबलिब डॉट लोड। नेक्स्ट क्या फंक्शन रहेगा, प्रेडिक्ट फ्राइट कॉस्ट। इसमें हम इनपुट डेटा पास करेंगे। ओके, एज अ डिक्शनरी हम पास करेंगे यहाँ पे, और हमें रिटर्न मिलेगा प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। सो लोड मॉडल, पहले तो फंक्शन कॉल करेंगे लोड मॉडल, और जो हमारा इनपुट डेटा है डिक्शनरी में है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इनपुट डीएफ, और उसको हम राउंड फिगर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे इनपुट डीएफ। ओके, डॉलर पे फिट किया है तो हमने 2 वैल्यू पास कर दी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये कितनी भी हो सकती हैं, जैसे रियल टाइम में अगर डेटा आ रहा है, बैच प्रोसेसिंग में डेटा आ रहा है इनवॉइस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्शन मिल जाएगी। ओके, कुछ और भी वैल्यूज़ डाल देती हूँ, 3000 एंड 200। ओके, सो लेट्स सेव दिस एंड रन पाइथन इन्फेरेंस प्रिडिक्ट फ्राइट डॉट पाई। सो हमें यहाँ पे डॉलर्स के अकॉर्डिंग प्रिडिक्टेड फ्राइट कॉस्ट मिल जाती है, $98, $50, $20 एंड $6। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ हमें इनवॉइस फ्लैगिंग के लिए करना है। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, अगेन प्रिडिक्ट इनवॉइस फ्लैग डॉट पाई। अगेन मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। सो सेम लोड मॉडल, सेम टाइप का फंक्शन है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन, एंड इसका रीडमी फाइल देखेंगे। दिस इज़ द स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे, ऐप डॉट पाई। ओके, सो दिस विल बी आवर स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन। सो मैंने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है, तो मैं उसका डायरेक्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और 1 by 1 हम गो थ्रू करेंगे। स्ट्रीमलेट बहुत ही इजी पाइथन लाइब्रेरी है जिससे आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, और चाहो तो स्ट्रीमलेट जो एप्लीकेशन है आप उसको होस्ट भी कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे डिप्लॉय करके एक ऑप्शन आ जाता है। ओके,
यहाँ पे डिप्लॉय नाउ या फिर कस्टम डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो। तो डिप्लॉय नाउ अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले तो अनेबल टू डिप्लॉय, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है उसका एक गिटहब रिपोजिटरी होना चाहिए और उसके बाद ही आप उसको डिप्लॉय कर पाओगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रीमलीट मैंने इंपोर्ट किया है, पांडाज इंपोर्ट किया है, नमपाई एज एनपी, और जो हमारे इन्फ्रेंस था, ओके, इन्फ्रेंस जैसा कि मैंने बताया हमने जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो क्यों बनाई थी, ताकि हम न्यू डेटा पे प्रिडिक्शन परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट बनी थी वो इंपोर्ट कर ली है और उसमें हमने एक फंक्शन बनाया था प्रिडिक्ट फ्राइट कॉस्ट करके, प्रिडिक्ट इनवॉइस फ्लैग करके। पेज कन्फिग्रेशन हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, वेंडर इनवॉइस इंटेलिजेंस पोर्टल, पेज का आइकन ऐसे एक बॉक्स कर दिया है। ओके, एंड लेआउट क्या रहेगा, वाइट। हेडर सेक्शन में सिंपली जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट, वेंडर इनवॉइस इंटेलिजेंस पोर्टल, और ये जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, मार्कडाउन में मैंने लिखा है। ओके, एंड देन डिवाइडर हमने यहाँ पे लगाया है, ये रहा डिवाइडर, ये जो लाइन है ये डिवाइडर है। देन इसके बाद हमें ये साइड बार इम्प्लीमेंट करना है। सो st.sidebar.title मॉडल सेलेक्शन, तो ये मॉडल सेलेक्शन है। ओके, सेलेक्टेड मॉडल, यहाँ पे हम रेडियो बटन लगाएंगे, चूज प्रिडिक्शन मॉड्यूल, और यहाँ पे मॉड्यूल लिख देंगे। अभी जो सेलेक्टेड मॉडल रहेगा वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो रेडियो बटन में सेव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जो सेलेक्टेड मॉडल वाला बटन है ये सेव हो जाएगा, और नीचे मार्कडाउन में कुछ बिजनेस इम्पैक्ट लिख देते हैं, जस्ट ऑप्शनल है। ओके, अभी यहाँ पे फ्राइट कॉस्ट प्रिडिक्शन, अगर सेलेक्टेड मॉडल है फ्राइट कॉस्ट प्रिडिक्शन, पहले तो यहाँ पे मार्कडाउन में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिख दिया है कि ये क्या करेगा। ओके, तो दिस इज़ द मार्कडाउन कि ऑब्जेक्टिव में प्रिडिक्ट फ्राइट कॉस्ट फॉर वेंडर इनवॉइस यूजिंग क्वांटिटी एंड इनवॉइस डॉलर। क्वांटिटी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, सिर्फ डॉलर्स का यूज़ कर रहे हैं टू सपोर्ट बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड वेंडर नेगोशिएशन। ओके, सो यहाँ पे फ्राइट फॉर्म है कॉलम 1 2, यहाँ पे फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे यूज़र से। ओके, इनपुट कैसा ले रहे हैं, नंबर इनपुट ले रहे हैं, st.number इनपुट, क्या वैल्यू है उस इनपुट की, क्वांटिटी है कि इनवॉइस डॉलर है। ओके, मिनिमम वैल्यू 1 है। ओके, इसके नीचे यूज़र इनपुट नहीं डाल सकता, सेम डॉलर्स में भी किया हुआ है क्योंकि माइनस में तो कुछ होगा नहीं, और वैल्यू जैसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट करके रखी है। एंड देन यहाँ पे आ गया सबमिट फ्राइट। ओके, फॉर्म सबमिट बटन, ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे ये हमने सबमिट बटन क्रिएट करके रखा है। जैसे ही ये यूज़र क्लिक करेगा सबमिट फ्राइट एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ट्रू वैल्यू इसमें चली जाएगी। सो इफ़ सबमिट फ्राइट मतलब इफ़ इट इज़ ट्रू देन इनपुट डेटा में यूज़र जो इनपुट करेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा क्वांटिटी एंड डॉलर्स में, और यही इनपुट डेटा चला जाएगा प्रिडिक्ट फ्राइट कॉस्ट में। ओके, और जो भी प्रिडिक्शन आएगा वो हम एज अ शो कर देंगे सक्सेस करके, एंड मैट्रिक में यहाँ पे हम शो कर देंगे। सेम चीज़ ही हम इनवॉइस फ्लैग प्रिडिक्शन के लिए भी कर रहे हैं। ओके, मार्कडाउन लिखा है, सब हेडर लिखा है, देन फॉर्म क्रिएट किया है, इसमें हम 3 डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, नंबर इनपुट ले रहे हैं क्योंकि सारा जितना भी डेटा था हमारा नंबर इनपुट में था, 5 फीचर है इसलिए हमने 3 कॉलम्स लिया है। एंड देन फॉर्म बटन, अगेन यहाँ पे फॉर्म बटन आ जाता है। अगर फॉर्म बटन क्लिक हुआ है दैट मीन्स जो डेटा है उसको हम एक डिक्शनरी में स्टोर करेंगे, देन हम उसको इस फंक्शन में पास कर देंगे और हमें मिल जाएगा फ्लैग प्रिडिक्शन। अब वो क्या है, इज फ्लैग्ड है, अगर इज फ्लैग्ड है लाइक ट्रू वैल्यू है तो हम इस तरीके से लिख देंगे इनवॉइस रिक्वायर्स मैनुअल अप्रूवल, और अगर नहीं देन इनवॉइस इज सेफ फॉर ऑटो अप्रूवल। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, बटन चेंज हो जाएंगे। ओके, और जितनी चीज़ें जैसे कि ये और ये दोनों स्टैटिक हैं, ये चेंज नहीं हो रहे बेस्ड ऑन द रेडियो बटन्स। नेक्स्ट हम इसका रीडमी फाइल भी देख लेते हैं, readme.md। तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको गिटहब पे दिखा रखा है कि रीडमी फाइल कैसी शो हो रही थी। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट एक रीडमी फाइल क्रिएट कर लेती हूँ जस्ट टू शेयर विथ यू। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि कोई भी जैसे आपका प्रोजेक्ट है लोकल पे तो उसको गिट कमांड्स का यूज़ करके आप कैसे रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो और अपने रेपो में पुश कर सकते हो कंप्लीट कोड को। ओके, तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द प्राइवेट रिपोजिटरी। तो यहाँ पे फ्राइट कॉस्ट प्रिडिक्शन फोल्डर है, इमेजेस मैंने यहाँ पे जस्ट स्क्रीनशॉट डाल रखा है। ओके, दोनों का, तो इसलिए इमेजेस फोल्डर यहाँ पर है। इन्फ्रेंस है, इनवॉइस फ्लैगिंग, मॉडल्स, नोटबुक्स, गेट इग्नोर है, रीडमी फाइल है, ऐप.py है।
ओके, सो वेंडर इन्वॉइस इंटेलिजेंस सिस्टम, फ्राइट कॉस्ट प्रिडिक्शन एंड इन्वॉइस रिस्क फ्लैगिंग। टेबल ऑफ कंटेंट में हमने क्या क्या लिया है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, डेटा सोर्स, EDA, मॉडल यूज्ड, इवेल्युएशन मैट्रिक्स, एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट, एंड ऑथर एंड कॉन्टैक्ट। सो जितने कंटेंट मेनली होते हैं रीडमी फाइल में उतने हमने ले रखा है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में मैंने लिखा है, दिस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट्स एन एंड टू एंड मशीन लर्निंग सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट फाइनेंस टीम्स बाय predicting expected freight cost for vendor invoice and flagging high risk invoices that require manual review due to abnormal cost, freight और operation patterns। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया है जो हमने लाइक नोटबुक में देखा था। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो आ जाती है एंड देन सेकेंड फॉर द इन्वॉइस रिस्क फ्लैगिंग ऑब्जेक्टिव, और उसके एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाता है। इससे रिक्रूटर जैसे कि होते हैं जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं बहुत ही कम टाइम देते हैं ओके प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए भी। तो कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो अगर उसका कोई स्क्रीनशॉट है तो आप उसको पेस्ट कीजिए रीडमी फाइल में। अगर कोई ग्राफ आपने बनाया है तो वो आप लगा सकते हो। ओके, देन डेटा सोर्स, डेटा इज स्टोर्ड इन अ रिलेशनल SQLite डेटाबेस विद द फॉलोइंग टेबल्स। ओके, एंड देन EDA में मैंने क्या क्या परफॉर्म किया है वो यहाँ पे लिख दिया है सिंपली। मॉडल यूज, रिग्रेशन के लिए कौन कौन से मॉडल यूज़ किए हैं, और ये फाइनल मॉडल, ये बेसलाइन। क्लासिफिकेशन के लिए ये बेसलाइन मॉडल था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हमारा था। फाइनल मॉडल विथ ग्रिड सर्च CV एंड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग ग्रिड सर्च CV विथ F1 स्कोर टू हैंडल क्लास इम्बैलेंस। इवेल्युएशन मैट्रिक्स क्या क्या यूज़ किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड टू एंड एप्लीकेशन क्रिएट किया है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सही से नहीं आ रहा, इसको मैं देख लूँगी, ये ठीक हो जाएगा। एंड हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या करना है कि गिट क्लोन करना है, देन दोनों फाइल को रन करना है। ओके, बेस्ट फिट मॉडल सेव हो जाएगा, देन इन्फ्रेंसिंग फाइल को रन करना है एंड ओपन करना है एप्लीकेशन स्ट्रीमलीट रन app.py, और लास्ट में आ जाता है ऑथर एंड कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से आप रीडमी फाइल क्रिएट कर सकते हो। चाहो तो आप और एनालिसिस करके इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जो चार्ट्स आपने क्रिएट किए हैं वो आप ऐड कर सकते हो रीडमी फाइल में, या फिर इसका कोई रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। मेनली जब हम एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम रिपोर्ट बनाते हैं। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में आप रीडमी फाइल में ही सारी चीज़ें डाल सकते हो, उसके लिए अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसमें हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मशीन लर्निंग में होती हैं, ट्यूनिंग हो गया, एक्यूरेसी चेक करना, इवैल्यूएशन करना, एंड टू एंड मॉडल बनाना, प्रोडक्शन सिस्टम बनाना, एप्लीकेशन क्रिएट करना, गिट में डालना, रीडमी फाइल क्रिएट करना, सारी चीज़ें कवर की हैं। और इसी तरीके का आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर आपको उस प्रोजेक्ट से जॉब चाहिए देन डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट इसी टाइप का होना चाहिए। आप चाहो तो सेम प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। आपको रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट कोड चाहिए, वरना आप खुद भी बना सकते हो। डेटा सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप आपको प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, किस तरीके से वर्क करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स पे कंपनी में, किस तरीके से इन्फ्रेंसिंग करते हैं, किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करते हैं। इसमें मैंने लॉगिंग नहीं डाली है। लॉगिंग मेनली हम यूज़ करते हैं पाइपलाइंस को ट्रैक करने के लिए कि कौन कौन सा स्टेप्स परफॉर्म हो चुका है और किस में प्रॉब्लम आई है। तो आप चाहो तो लॉगिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसमें। प्रोजेक्ट कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली, कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।